सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनेगेटिव इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना आज के स्पेशल एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और स्पेशल एपिसोड क्यों, ये तो तुम्हें एपिसोड में आगे पता चलेगा। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड का थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन प्लेनेट रानियन पे पहुंच जाता है, उसकी मुलाकात संताई से होती है। साथ ही यहाँ पर प्लेनेट रानियन के 3 एक्सेंडेंट कल्टीवेटर से भी उसकी मुलाकात होती है, जो कि वांग लिन को यहाँ पर आजमाने के बाद उसे अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि संताई के अकॉर्डिंग इन लोगों ने वन फैमिली के एक बंदे के साथ 4 साल पहले पंगा ले लिया था। उसे मारकर उससे रैंक 8 की जो पिल्स है उन्हें हासिल कर लिया था। और तब से लेकर इन्हें डर है इस बात का कि कहीं वन फैमिली, जो कि असल में 1000 इल्यूजन प्लेनेट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक मानी जाती है, वो कहीं बदला लेने के लिए इनके पीछे ना आ जाए। और इसी के चलते ये लोग वांग लिन को भी वो रैंक 8 की पिल देना चाहते थे, ताकि वांग लिन भी इनके साथ कोऑपरेट करे और वन फैमिली के साथ लड़ने में वांग लिन इनकी मदद करे। वहीं दूसरी तरफ हमें लू मई को दिखाया जाता है, जहाँ वो अब हुआन मई बन चुकी है, क्योंकि हुआन मई के एंसेस्टर ने लू मई को अडॉप्ट कर लिया है और अब से वो वन फैमिली की ब्लड लाइन को भी पोजेस करती है। साथ ही यहाँ पर उसे एक टास्क भी दिया जाता है और उसे उन लोगों का पता लगाना है जिन लोगों ने 4 साल पहले हुआन फैमिली के एक मेंबर को घेर के मारा था। अब इस बात का इन्वेस्टिगेट करने के लिए लू मई यानी कि अपनी हुआन मई एक बंदे को सीधा प्लेनेट रानियन की तरफ भेजती है। अब यहाँ पे ये सारी चीज तो चल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वांग लिन, जिसने कि एक सेलेस्टियल जेट के जरिए से रैंक 8 के उस पिल को बाय कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि अब वांग लिन को इन लोगों का साथ देना पड़ेगा। और आगे अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे से नॉवल फैंस, मैं बताना चाहूंगी कि यार मैं कल ही ट्रिप से वापस आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी सारी सीरीज के एपिसोड पेंडिंग हैं, जो कि वीक में यार एक ही आते हैं और नॉवल पे काम चल रहा है। प्रोबेबली आज शाम तक तुम्हें वो देखने को मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक। थोड़ा समझा करो यार, मैं अभी ट्रिप से लौट के आई हूँ। अब नॉवल का ऐसा था नहीं कि तुम्हारा 10-15 मिनट से मन मर जाएगा, है ना। बाकी फिलहाल के लिए तुम आज का स्पेशल एपिसोड एंजॉय करो, नॉवल को तो फिर हम बाद में देख लेंगे। सो होमीज, हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर उसी ऑप्शन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो लेडी थी वो खुद भी हैरान थी और चारों तरफ सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि क्या सिर्फ एक सेलेस्टियल जेट से कोई कैसे इसे बाय कर सकता है। वांग लिन यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखता है, लेकिन लोग तो यहाँ पर अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसने पूरे के पूरे ट्रेजर पवेलियन को ह्यूमिलेट किया है, इसका दिमाग तो ठीक है या फिर इसने कोई सस्ता नशा कर लिया है। अब यहाँ पे ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन वांग लिन का ये जो सीरियस एक्सप्रेशन था उसे देखकर वो लेडी समझ आती है कि वांग लिन ने वाकई में सिर्फ एक सेलेस्टियल जेट की बोली लगाई है। लेकिन वो लेडी अपने मन में कहने लगती है कि अगर इसने वाकई में एक सेलेस्टियल जेट की बोली लगाई है और मैंने इसे दे दिया, तो फिर हमारा जो पवेलियन है वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, सब के सब इसकी बुराइयां करेंगे। और यहाँ तक लोगों के बीच में ये बात भी आम हो जाएगी कि शायद ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। हो सकता है कि ये जो पिल है ये असली ही ना हो, पर अगर मैंने इसे नहीं बेचा तो फिर एंसेस्टर मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। उन्होंने हर हाल में कहा था कि इसे मुझे बेचना ही है। यहाँ पे हम सन फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि वांग लिन की यहाँ पे तारीफ करते हुए कहने लगता है कि ब्रदर जू, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं वाकई में तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ तुम्हारे इस फैसले के चलते। तभी यहाँ पे वो जो लेडी थी वो सभी को अनाउंस करते हुए बताने लगते हैं कि अब जबकि किसी और ने बोली नहीं लगाई, तो ये जो 8 ग्रेड का पिल है इसे मैं एक सेलेस्टियल जेट के बदले में यहाँ आप सभी के सामने बेच रही हूँ, और अब से ये पिल उस कल्टीवेटर को बिलोंग करता है। ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं, वो लोग अपनी जगह से उठ के बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मैंने अभी जो सुना ये सच है, क्या वाकई में ये पवेलियन एक सेलेस्टियल जेट के बदले में एक 8 ग्रेड के पिल को सेल कर रहा है। ये एक 8 ग्रेड का सब डिवाइन पिल है, आखिर आप लोग इसे ऐसे कैसे बेच सकते हो। लेकिन वांग लिन यहाँ अपने उस 8 ग्रेड के सब डिवाइन पिल को अपने पास रख लेता है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर उस सन फैमिली के एंसेस्टर से कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर सन, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वांग लिन जो है वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सन फैमिली के एंसेस्टर उसे कुछ रोक के कहना तो चाहता था, लेकिन वो फिलहाल के लिए खुद को थोड़ा होल्ड करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है। वो कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ वांग लिन के पीछे हम सन ताई को देख पाते हैं, जो कि अपने पास से एक बैग ऑफ होल्डिंग को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि इसके अंदर लगभग 50,000 सेलेस्टियल जेट्स हैं, जिसे कि मैंने आज तक सेव किया है, और इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि असल में एक पिल और दूसरा एक ट्रेजर रिफाइनिंग से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि शायद ये तुम्हारे काम आ सकता है। वांग लिन ने अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पे सन ताई उसे बताने लगता है कि मैंने इन्हें जब सेव किया था तो मुझे लगा था कि शायद आगे चल के मुझे ऐसा मौका मिल जाएगा कि मैं इन्हें कभी यूज कर
पाऊंगा। मुझे लगा था कि शायद मैं अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करके वापस से अपनी पुरानी जिंदगी को पा सकता हूँ, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया और अब ये सारी चीजें मेरे लिए बस यूजलेस है, तो तुम इन्हें रख सकते हो। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। अब वांग लिन संताई से जुड़े कुछ पुराने इंसिडेंट्स को याद करता है कि जब उसका सामना लू यानफेंग से हुआ था तो तब संताई ने आके उसकी जान तो बचाई थी, लेकिन फिर उसने भी वांग लिन को मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर उसे वो सीन भी याद आता है जब वांग लिन और जो संताई है ये लोग पहली बार मिले थे, और फिर वो सीन भी वो याद करता है जब संताई और जो जैंग गिवन क्लैन के एंसेस्टर के बीच का जो क्लैश हुआ था, जिसके चलते संताई हमारे जो अलायंस स्टार सिस्टम से सीधा ऑल हेवन स्टार सिस्टम में आ गया था। अब बेसिकली जब वांग लिन ये सारी चीजें याद करता है, इन्हें फील करता है, तो उसे लाइफ एंड डेथ से भी बढ़कर एक चीज समझ में आती है और वो है इसका कर्मा। यानी कि जब इंसान दुनिया में आता है तो ये उसकी लाइफ होती है, जब मर जाता है तो वो डेथ हो जाता है, लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। इसके बीच में आता है कर्मा। आपने जो पास्ट में कर्मा किए होंगे ना, उसका असर आपको आपके फ्यूचर में जरूर दिखेगा। यानी कि अगर पास्ट में हम एक छोटी सी चीज को भी चेंज करते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे प्रेजेंट यहाँ तक कि हमारे फ्यूचर पे भी पड़ता है। अब यहाँ पे वांग लिन की जो कर्मा की समझ थी ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और वो कहने लगता है कि जो संताई है उसकी जिंदगी मेरे चलते खराब हुई, जहाँ पे वांग लिन सीनियर ज़्याओई से मिला और फिर ज़्याओई के चक्कर में ही संताई ने वांग लिन से वादा किया कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा कह सकते हो कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर आगे चल के जो संताई था वांग लिन के ही चलते इसका सामना जायंट गिवन क्लैन के सिस्टर से हो जाता है और फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। पर वांग लिन कहने लगता है कि अगर मेरे चलते संताई की जिंदगी खराब हुई है तो फिर मेरे चलते ही संताई को सुकून भी मिला है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज की लालच या फिर किसी भी चीज की कोई भी डिजायर नहीं है। संताई कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है और ये चीज भी कहीं ना कहीं इसे वांग लिन की वजह से ही फील हुई है कि यार ये कल्टीवेटर बनना, कल्टीवेशन करना, इसका कोई एंड नहीं है। अब वांग लिन जब डीपली इन सब के बारे में सोचता है ना, तो कहीं कहीं उसके अंदर एक कार्मिक डोमेन बनने लगता है। यानी कि उसके अंदर जो कर्मा का जो नॉलेज है ये काफी हद तक बढ़ चुका था। अब तभी वांग लिन यहाँ से डिसअपीयर होकर सीधा एक माउंटेन एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ वांग लिन अपने पास से उन सेलेस्टियल जेट्स को बाहर निकाल के कहने लगता है कि इस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट 3 लाख सेलेस्टियल जेट्स हैं, पर मुझे अफसोस है कि शायद ये भी इनफ नहीं कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपने एक हाथ के इशारे से ही सारे के सारे सेलेस्टियल जेट्स को बाहर निकाल लेता है, इन्हें आसपास के एरिया में फैला देता है और तभी आसपास वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए अपने पास से उन सारे स्वॉर्ड्स को भी बाहर निकालता है और यहाँ पर एक 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाते हुए इसके सेंटर में वांग लिन बैठ जाता है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर हैंड साइन बनाते हुए हवा में फ्लोट करता है और तभी वो एक और फॉर्मेशन को बना देता है और यहाँ जैसे ही वो सारे के सारे सेलेस्टियल जेट्स को यहाँ पे आधे अमाउंट में क्रश करता है, तो यहाँ इन सभी के अंदर जो एनर्जी थी वो एक साथ गैदर होते हुए यहाँ चारों ओर बिखेरने लगती है। पर तभी वांग लिन यहाँ पर अपने 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बने गए इस फॉर्मेशन को रोटेट करवाता है, जिसके चलते स्वॉर्ड रोटेट होती है और यहाँ जितनी भी यहाँ पे जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, वांग लिन यहाँ पर फॉर्मेशन के जरिए से उन सभी को अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके ऊपर जो फॉर्मेशन बना था वो उन सभी को गैदर करके वांग लिन के बॉडी के अंदर इन सभी को डालने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी अमाउंट में जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वांग लिन के बॉडी के अंदर जाती है ना, कि उसकी जो ऑरा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और तभी एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ एक ब्राइट लाइट सीधा आसमानों को जाकर उसे फोड़ना शुरू कर देती है, जो देखकर जैसे ही जो 3 एक्सेलेंट कल्टीवेटर थे प्लेनेट रॉनियन के ऊपर, जो कि फिलहाल क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी थे, अचानक से उनका ध्यान भी वांग लिन की ओर जाता है। सब के सब अपनी जगह को छोड़कर सीधा आसमान की तरफ देखते हैं और वो तीनों यही बात कर रहे थे कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो रहा है, क्या वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन बाकी के सारे जेट्स की जो एनर्जी है इन्हें भी अपने अंदर गैदर कर लेता है, जिसके चलते उसके अंदर जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा थी ये भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। वांग लिन अब एक्सेंडेंट के मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका था। साथ ही वांग लिन की जो बॉडी थी इस वक्त वो यहाँ काफी ज्यादा डोमिनेटिंग वाली ऑरा को रिवील कर रही थी। वांग लिन अपने हाथों को देखकर कहने लगता है कि मेरे अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मेरा डोमेन अभी मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा ताकि ये भी एक्सेंडेंट के मिड स्टेज पे पहुंच जाए। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड्स को अपने पास रख लेता है और फिर मन में कहने लगता है कि अगर तुम तीनों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मामले में शामिल हो तो तुम्हें मेरे प्रति थोड़ी सिंसियरिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। अगर नहीं दिखाओगे तो मैं मजबूरन तुम्हें दिखाने पे मजबूर कर दूंगा। और अभी जो मैंने किया है ना, मेरे इस एक्शन के चलते इन्हें अंदाजा तो लग गया होगा कि आखिर इन लोगों को मेरे सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी यहाँ पर इनमें से एक एंसेस्टर आता है जो कि देखते साथ ही हैरान और कहने लगता है कि क्या इसने वाकई में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। चलो ठीक है, जब तक हम आजमाएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो कुछ भी हमने अभी देखा ये सच है या झूठ। अब तभी वो यहाँ पर अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए वांग लिन के ऊपर हमला करने को चाहता है, पर तब तक वांग लिन यहाँ पर अपने उसी सेलेस्टियल पपेट को आगे कर देता है, जो कि यहाँ पर एक सिंगल पाम अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे तक ढकेल देता है। साथ ही यहाँ पर वो बंदा खून की उल्टियां करने लगता है। इमीडिएटली
इमीडिएटली वो खुद को संभालता है, एक पिल लेता है और कहने लगता है कि अगर ये लड़का वाकई में मुझे मारना चाहता तो ये कब का मार चुका था, क्योंकि उस पाम स्ट्राइक को इसने बहुत लाइटली मुझ पर छोड़ा था। यहाँ तक कि मेरी बॉडी और मेरी सोल, मेरा सब कुछ इसके चलते डैमेज भी हो सकता था। अब तभी वांग लिन अपने पपेट को वापस बुला लेता और वो बंदा मन में सोचता है कि आखिर एग्जैक्टली इस लड़की की कल्टीवेशन क्या हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्सेंडेंट के भी ऊपर का कल्टीवेटर है। अब तभी वांग लिन इसके सामने आता है और वो कहने लगता है कि तुम उन तीनों में से एक हो ना, जो कि जानबूझ के मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं ताकि मैं तुम लोगों का साथ दूं। बताओ, मैंने सच कहा ना। अब यहाँ पे वांग लिन की आंखों में किलिंग इंटेंट देख कर ना इस बंदे की हवा टाइट हो जाती है और वो इमीडिएटली वांग लिन के सामने माफी मांगते हुए कहता है कि फेलो कल्टीवेटर ज़ू, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम जानबूझ के आपको हमारे साथ घसीटना नहीं चाहते थे। असल में जो हुआन फैमिली है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इससे पहले कि ये कुछ और कह पाता, वांग लिन इसे रोक देता और कहता है कि मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वाकई में तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हारी जो सिंसियरिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा कम दिखी मुझे। जिसमें यहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। कि तभी रान फैमिली के एंसेस्टर से वांग लिन कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के 90% सेलेस्टियल जेड्स चाहिए। जो सुनकर तो यहाँ पे उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। पर तभी वांग लिन कहता है कि आखिर तुम दोनों छुप के क्यों बैठे हो, तुम भी बाहर आओ। अब तभी यहाँ पे सन फैमिली का एंसेस्टर यानी कि सनशी भी बाहर आता है और यहाँ वांग लिन से कहने लगता है कि सन फैमिली मुझे अपने सेलेस्टियल जेड्स का 70% मेरे हवाले करेगी। और रही बात केयर फ्री ज़ाओ चुआनवन की, तो आप भी मुझे 90% सेलेस्टियल जेड्स दोगे। लेकिन हाँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि आप लोगों के पास जो बाकी के 8 ग्रेड के पिल्स है मुझे वो भी चाहिए। और हुआन फैमिली का वो जो बंदा था उससे जुड़ी आप लोगों के पास जो भी चीजें हैं मुझे वो सब कुछ चाहिए। और हाँ, ख्याल रहे कि एक सिंगल पीस भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर मेरे पास सेलेस्टियल जेड्स की कमी होती है तो ये तुम तीनों की जिम्मेदारी होगी कि तुम लोग मेरे लिए सेलेस्टियल जेड्स को कलेक्ट करो। अगर तुम लोग मेरी इस कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते तो फिर तुम लोग खुद ही अपना रास्ता देख लो। अगर मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो तो मेरे कुछ कंडीशंस है, तुम्हें इन्हें हर हाल में फुलफिल करना ही होगा, तो ही जाकर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो बताओ आखिर तुम लोगों का क्या इरादा है, क्या तुम्हें मंजूर है या नहीं। अब तभी हम देखते हैं कि सनशी जो है वो आगे आता है और कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर ज़ू, आपकी इस कंडीशन को मेरी और मेरी पूरी की पूरी सन फैमिली पूरी इच्छा अनुसार एक्सेप्ट करती है। जब तक आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं ना कि हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, तब तक हम आपको हमारी फैमिली का जो 70% सेलेस्टियल जेड्स है वो देते रहेंगे। अब यहाँ पे इसकी बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि रान फैमिली का एंसेस्टर भी मान जाता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वादे के मुताबिक कायम रहोगे। अब तभी हम कल्टीवेटर ज़ियाओ को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहा था, जिसे देखकर रान फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। आज से 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें हम तीनों ने साथ मिलकर भाग लिया था, तो आखिर जब हमारे पास एक मौका है जिसके जरिए से हम लोग बच सकते हैं, तो तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो कि रोक रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सनशी भी उसे समझाता है, जिसके चलते वो भी मान जाता है और अपने पास से वो सेलेस्टियल जेड्स को निकालते हुए कहने लगता है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ मैंने अकेले अर्न किया है और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना वादा जरूर निभाओगे। अब यहाँ पे सनशी यहाँ हुआन फैमिली के उस बंदे की जो भी बिलोंगिंग्स थी वो वांग लिन के हवाले सौंप देता है, जिसके बाद वांग लिन इन सारी चीजों को अपने पास रखते हुए इनसे कहने लगता है कि जब तक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तब तक मुझे परेशान मत करना, और हाँ, हुआन फैमिली से जो कोई भी आएगा उसे तुम लोग मुझ पे छोड़ देना, उसे मैं खुद हैंडल करूंगा। ये कहते हुए वांग लिन सीधा यहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अपने केव के अंदर मौजूद है और यहाँ पर हुआन फैमिली के उस बंदे के बैग ऑफ होल्डिंग को वांग लिन निकाल कर इसके अंदर की चीजों को चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ वांग लिन को यहाँ इसके अंदर कुछ कपड़े, कुछ चीजें नजर आती है जिनमें से एक टोकन भी था और वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। और वांग लिन सबसे पहले उस टोकन को बाहर निकालता है और यहाँ अपने सेलेस्टियल पपेट को भी और उससे कहने लगता है कि जरा इसके अंदर जाओ और चेक करो। अब तभी हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही करता है ना तो वो फील कर लेता है कि भले ही इस टोकन को किसी खास मटेरियल से नहीं बनाया गया, लेकिन इसके अंदर जो सीक्रेट आर्ट है वो असल में लाइफ सोल से लिंक्ड है, और जिसका मतलब ये है कि हुआन फैमिली को ऑलरेडी इसके मौत के बारे में पता चल चुका है। अब तभी वांग लिन उसके अंदर से एक जेड स्लिप को बाहर निकालता है, जिसके अंदर जैसे वो अपने डिवाइन सेंस को डालता है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर इस बंदे के साथ हुआ क्या था। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये अधमरी हालत में एक प्लेनेट के ऊपर लैंड करता है और मरने से पहले वो अधमरी हालत में एक जेड स्लिप के ऊपर सारी चीजें मेंशन कर देता है कि जो प्लेनेट यूनशिया है उसके पास ही मुझे वो जगह मिली जहाँ पर मुझे वही गोल्डन बोन वाली वेन मिली और जो कि असल में मेटल एट्रीब्यूट ऑफ फायर स्टोन्स है। अब यहाँ वांग लिन को जैसे ये चीज पता चलती है ना तो वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या एक पूरी की पूरी खदान जो कि पूरी तरीके से मेटल एट्रीब्यूट वाले फायर स्टोन से भरी है। वांग लिन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर इस वक्त बस मेटल एलिमेंट मिसिंग है और अगर एक बार इसे ये चीज मिल जाए ना तो फिर ये मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्नॉलेज कर लेगा। अब तभी वांग लिन यहाँ पर जो एंसेस्टर्स थे ना तीनों, उनके पास अपना मैसेज पहुंचाता है, जहाँ वो सबसे पहले जो सन फैमिली का एंसेस्टर है उसके पास अपना डिवाइन सेंस भेजता है और उसे बताने लगता है कि मुझे ये जो पूरा का पूरा
ऑल हेवन स्टार सिस्टम है, मुझे इस पूरे के पूरे स्टार सिस्टम का एक मैप बना के दो और जल्द से जल्द उस जेड स्लिप को मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पे संशी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वांग लिन के पास वो उस जेड स्लिप को भी डिलीवर कर देता है, जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम का मैप मेंशन किया गया था। जहाँ वांग लिन जब इसे देखता है तो उसे प्लेनेट यूनशिया का पता चल जाता है और साथ ही उस मिस्टीरियस प्लेनेट का भी वांग लिन को पता चल जाता है, जहाँ पर उसे मेटल एलिमेंट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, और जैसा कि उस बंदे ने अपनी जेड स्लिप में मेंशन किया था। इसी के साथ वांग लिन उस जगह को पिन पॉइंट करते हुए यहाँ से तेजी से निकलने लगता है, पर तभी ये जो 3 एंसेस्टर थे ये तीनों इमीडिएटली वांग लिन को आवाज देते हुए उसका रास्ता रोकते हैं और कहने लगते हैं कि फेलो कल्टीवेटर ज़ू, क्या आप वाकई में इतनी जल्दी जा रहे हो? तभी यहाँ पे संशी कहने लगता है कि हालांकि हमें आप पर पूरा यकीन है, लेकिन ये जो मैटर है ये हमारी जान से रिलेट है। अगर आप हमें छोड़ के जाते हो, अगर आपकी गैर मौजूदगी में हम पर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे? वांग लिन यहाँ पे जानता है कि मेटल एलिमेंट उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वांग लिन यहाँ पर इन्हें कहने लगता है कि मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मुझे बस कुछ मैटर को निपटाना है और मैं जल्द से जल्द वापस लौट आऊंगा। अब ये लोग डर के मारे चुप हो जाते, पर तभी यहाँ का आसमान पूरी तरीके से अचानक से कम्प्लीटली डार्क हो जाता है, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है और तभी आसपास के जो क्रिएचर्स थे ना ये सब भी डर के मारे यहाँ से दूर जाने लगते हैं। सभी लोग इस ऑरा को फील करके समझ आते हैं कि ये हुआन फैमिली का ही बंदा है, और यहाँ स्पेस को तभी चीरते हुए एक बंदा बाहर आता है जो कि अपने कंपास के ऊपर सवार था और वो बताने लगता है कि मैं 2nd ग्रेड का गार्ड हूँ, जो कि हुआन फैमिली के मेन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि 1000 इल्यूजन प्लेनेट की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली भी है, और नाम है मेरा हुआन डोंग। और मैं यहाँ प्लेनेट रानियन के जितने भी एक्सेंडेंट के कल्टीवेटर्स हैं उन्हें मेरे सीनियर के कमांड पर यहाँ पे समन करता हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पर सामने और अपने मैनर्स दिखाओ। ये कहते साथ ही वो अपना जायंट सा फिगर यहाँ पे क्रिएट करता है और सभी के ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालते हुए इन सभी को घुटनों के बल लाने लगता है, लेकिन वांग लिन की भी तब सटक जाती है। वो यहाँ पर अपने जायंट अवतार को क्रिएट करता है और यहाँ अपने एक मुट्ठी से हुआन डोंग को मसलते हुए कहने लगता है स्क्रैम, और तभी हुआन डोंग खून की उल्टियां करने लगता है। अचानक से वो पूरी तरीके से जैसे मौत के चंगुल में फंस चुका और छटपटाते हुए कहता है कि तुम्हारे इतनी मचाल। ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही वांग लिन की तरफ चार्ज करता है और कहता है कि अब तुम मरेगा, और वांग लिन भी इसके स्लैश अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है, जो देखकर हुआन डोंग कहने लगता है कि आखिर तू है कौन? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में टांग अड़ाने की? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? यहाँ पर मैं हुआन फैमिली से आया हूँ। तभी यहाँ पे वांग लिन अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरा नाम क्या है उसे जानने के लिए तुम क्वालिफाइड ही नहीं। वांग लिन निकालता है अपने थंडर ड्रैगन को और थंडर ऑफ अनाइलेशन नाम की टेक्निक का यूज करते हुए ऐसी बिजली उसकी तरफ दौड़ा देता है जो कि उसके बैरियर को भेदते हुए सीधा उसकी बॉडी से जा टकराता है। अब इससे पहले कि ये थंडर इसकी बॉडी को बुरी तरीके से चपेट में लेता है, ये बंदा यहाँ से 9 तो 11 होने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया, ये तो एक्सेंडेंट के मिड स्टेज से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और फिलहाल मैं इसका सामना नहीं कर सकता। पर तभी वांग लिन यहाँ पर अपनी 7 स्वॉर्ड को भी सीधा इसकी तरफ फेंक देता है और ये वही स्वॉर्ड्स हैं जिन्हें की वांग लिन ने लिंग त्यानु के जो डिसाइपल्स थे जिन्हें मार के वांग लिन ने उनके अंदर से लिंग त्यानु की स्वॉर्ड एनर्जीज को गैदर किया था। तो ये सारे स्वॉर्ड्स उन्हीं से बिलोंग करती है और यहाँ सारे के सारे जो स्वॉर्ड स्पिरिट्स थे ये भी आपस में गैदर होते हुए एक जायंट से बीस्ट का शेप ले लेती है, जो कि इसे ऑन द स्पॉट डिवोर करने वाली थी। तभी यहाँ पे हुआन डोंग अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे मिस को हर हाल में सारी बातें बतानी होगी। पर वांग लिन का जो बीस्ट था ना वो इसे घेर लेता है और तभी वांग लिन के जो ये स्वॉर्ड्स थे ये सीधा जाकर इसके गले के पास रुक जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे हुआन डोंग बुरी तरीके से फंस चुका था। इसी के साथ वो तीनों एंसेस्टर और यहाँ वांग लिन ये सभी लोग पहुंच जाते हैं हुआन डोंग के पास। पर यहाँ हुआन डोंग की हिंकड़ी अभी भी नहीं गई। वो वांग लिन से कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अब बस तुम देखते जाओ, इन तीनों के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। अब यहाँ हुआन डोंग नाम का ये जो बंदा है ना ये लगातार इन लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे इमरान फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि मन में कहता है कि ऑलरेडी हमने हुआन फैमिली के साथ पंगा ले लिया है, अब अगर हम कुछ भी करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन आज तो यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए ज़ूमू भी मौजूद है। तभी यहाँ पे वो बंदा आगे आते हुए कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम प्लेनेट रानियन पे किस लिए आए हो? जिस पे हुआन डोंग कहने लगता है कि क्या क्यों आए हो? वाह, मानना पड़ेगा, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। हाँ, रान फैमिली के एंसेस्टर, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस लिए आया हूँ? यहाँ पे ये सुन रही था कि तीनों की बोलती बंद हो जाती है। तभी हुआन डोंग बताता है कि मुझे कुछ इंटेल के जरिए से पता चला है कि 4 साल पहले हुआन फैमिली का एक मेंबर जो कि अधमरी हालत में घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उसे रान फैमिली के एंसेस्टर, सन फैमिली के एंसेस्टर और कल्टीवेटर ज़ियाओ तुम तीनों ने मिलकर मार दिया। तुम तीनों की जो ब्लड लाइन है ना आज वो अपने अंत तक पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द हम तुम सबको मिटा के रख देंगे और इसी काम से मैं यहाँ आया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रान फैमिली का एंसेस्टर है वो वांग लिन से कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर ज़ू, क्या हो अगर आप इस लड़के को हमारे हवाले सौंप दो, हम जानते हैं कि इसका मुंह कैसे बंद करना है। जिस पर वांग लिन हाँ में नोट करता है। अब तभी यहाँ पे हुआन डोंग की बोलती बंद हो जाती है और वो गुस्से के साथ भड़क जाता है और कहता है कि कल्टीवेटर ज़ू, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे एंसेस्टर वापस आ चुके हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने एक्सेंडेंट की कल्टीवेशन के साथ हमारे
एंसेस्टर को टक्कर दे पाओगे। तभी यहाँ पे वांग लिन अपना शिकंजा कसता है और कहने लगता है तुम्हारे एंसेस्टर की कल्टीवेशन लेवल क्या है, जिस पे हुआनडोंग बहुत ही प्राउडली वे में कहने लगता है कि वो फिलहाल सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो डाओ कल्टीवेशन के सेकंड स्टेप पे है। वो तो 1000 साल पहले ही इल्यूजनरी यिन और कॉर्पोरल यांग स्टेज पे पहुंच चुके थे। अभी ये सुन नहीं था कि इन तीनों का गला सूख चुका था। वांग लिन ये सुन नहीं था कि तभी अपने फॉर्मेशन को हटा लेता और फिर इस बंदे को बाइंड करते हुए इन लोगों से कहने लगता है कि मैं इस बंदे को तुम तीनों के हवाले छोड़ रहा हूँ, कि मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है और मैं ऐसे चींटियों के पीछे अपना वक्त जाया नहीं करता। ये कहते हुए वांग लिन यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये जो 3 एंसेस्टर थे ना, ये निकालते हैं अपने अपने वेपन को, जहाँ ये सभी लोग अपने अपने तलवार को थामते हुए फुल किलिंग इंटेंट के साथ इस बंदे को निपटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हुआनडोंग का तो गला सूख चुका था और वो यहाँ पे इन सभी को बड़ी बड़ी धमकियां देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन, जो कि पीछे पलट के देखता भी नहीं, वो भी आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी यहाँ पे हुआनडोंग कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं कि मैं लेडी हुआन मेई का पर्सनल गार्ड हूँ। लेडी हुआन मेई एंसेस्टर की लास्ट डिसाइपल है और जो कि कल्टीवेशन अलायंस से है। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो लेडी हुआन मेई कभी भी इस बात को जाने नहीं देंगी। अब यहाँ हुआन मेई का नाम सुनते साथ ही वांग लिन रुक जाता है। ऊपर से इस बंदे ने कहा कल्टीवेशन अलायंस, यानी कि अलायंस स्टार सिस्टम, जो कि वांग लिन का घर है। वांग लिन यहाँ इमीडिएटली कहता है कि मुझे उस लड़की का असली नाम बताओ, जिस पे यहाँ हुआनडोंग भी हंसता और कहने लगता है कि तुम मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें बता दूं। यहाँ पे ये वांग लिन के साथ डेढ़ होशियारी दिखाने की कोशिश करता है। तो वांग लिन भी भाई इस मामले में ना सबका बाप है। वो पकड़ता है इसे और सोल सर्च यूज करने लगता है। जहाँ वांग लिन को उसी पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआन मेई मौजूद थी और जैसी वो टर्न होती है, वांग लिन उसकी शक्ल देख के समझ आता है कि ये कौन है। और वांग लिन गुस्से के साथ कहता है कि अच्छा तो लू मेई ये तुम हो, लगता है कि तुम्हारी किस्मत ने फिर से एक बार तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। तभी तो तुम इतनी बड़ी अचीवमेंट के चलते यहाँ ऑल हेवन स्टार सिस्टम में बिना किसी परेशानी के आ गई। अब वांग लिन गुस्से के चलते इसका स्कल ये बिल्कुल शैटर्ड कर देता है और इसकी सोल को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में रखते साथ ही वांग लिन यहाँ से जाने लगता है। जहाँ वो अपने स्टार कंपास को बाहर निकालता है कि तभी सन फैमिली का एंसेस्टर कहता है कि कल्टीवेटर जबकि हुआनडोंग मारा जा चुका है तो हुआन फैमिली कभी भी इस मैटर को जाने नहीं देगी। वांग लिन उससे बस इतना कहता है कि मैं अब से 3 महीने बाद यहाँ लौटूंगा, जिसके बाद सारी चीजें मैं देख लूंगा। अब वांग लिन तो यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्लेनेट 1000 इल्यूजन के अंदर हुआन फैमिली के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ उसे हुआनडोंग के मौत की खबर मिल चुकी थी क्योंकि उसका जो सोल था यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब सभी लोग एंसेस्टर से कहने लगते हैं कि एंसेस्टर हमें जल्द से जल्द पूरे के पूरे रानयून प्लेनेट को ही मिटा देना चाहिए, जिसपे एंसेस्टर कहने लगता है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं एक उंगली के इशारे से उसे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन हुआनडोंग असल में हुआन मेई का पर्सनल गार्ड था, तो उसके साथ जो करना है, उसका बदला जो भी लेना है, ये सब कुछ हुआन मेई डिसाइड करेगी। तभी यहाँ पे जो गार्ड था वो कहने लगता है कि पर एंसेस्टर अभी तक हुआन मेई का जो ब्लड एक्सचेंज टेक्निक है वो पूरी तरीके से हमने उसके ऊपर परफॉर्म नहीं किया। जिस पे एंसेस्टर कहता है कि तो फिर जल्द से जल्द इस रिचुअल को परफॉर्म करो और जल्द से जल्द इस टेक्निक को परफॉर्म करके हुआन मेई को तैयार करो ताकि वो खुद ही अपने लोगों का बदला ले सके। इसी के साथ सभी लोग उनके ऑर्डर को मान जाते हैं और तभी एंसेस्टर यहाँ प्लेनेट रानयून के आसपास के जितने भी स्पेटियल फॉर्मेशन है इन सभी को सील करने का ऑर्डर देता है और पूरे के पूरे प्लेनेट रानयून के ऊपर एक सीलिंग फॉर्मेशन लगा देता है, जिसके चलते कोई भी प्लेनेट को छोड़ के नहीं जा सकता। यहाँ पर सिर्फ एंट्री अलाउड है, लेकिन कोई भी हमारी मर्जी के बगैर यहाँ तक कि एक चींटी भी एस्केप नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि प्लेनेट यूनशिया के काफी करीब पहुंच चुका था और अगले ही पल जैसे वो अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है अपने मैप के जरिए से, तो यहाँ उसे वो प्लेनेट मिल जाता है जहाँ पर उसे वो मेटल एलिमेंट मिलने वाला है, जिसके चलते वांग लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तेजी से उस ओर बढ़ा चला जाता है। और इसी मोमेंट पे आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस तुम में से जिनसे भी रहा नहीं जा रहा और इसके आगे क्या है वो जानना है, तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने इसके नॉवेल्स को भी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। हाँ, ट्रस्ट में तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये एपिसोड है या नॉवेल्स का। नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें नॉवेल जानना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।